जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नैन आईएएस पर। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी दोस्तों, और हमारी मेहनत जो है आपके काम आ रही होगी। जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं उनसे निश्चित मदद मिल रही होगी। हम मेहनत कर रहे हैं ताकि दोस्तों एक सीट आपकी सुनिश्चित कर सकें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में हर वीडियो सीक्वेंस में है, आप वहां जाके देख सकते हैं और बराबर वीडियो से आप जो है अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों। मैं कहूँगा आपसे बार बार कि जो वीडियोस आप देखते हैं उसका अपने शब्दों में, शॉर्ट में, बुलेट फॉर्म में, चाहे माइंड मैप के आधार पे नोट्स जरूर तैयार करें दोस्तों। क्योंकि जब आप वीडियोस देख लेंगे उसके बाद वो चीज़ें विस्मृत हो जाएंगी, भूल जाएंगी आपको। तो आप नोट्स बनाते चलें, शॉर्ट में ही सही, ताकि आपको जो है इस वीडियो का फायदा मिले। तो दोस्तों आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एकदम नए तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत की सीरीज हम चला रहे हैं। तो दोस्तों आधुनिक भारत में हमने देखा कि किस तरह यूरोपीय कंपनियां जो है, आपने देखा कि वो जो है भारत आई, अपना वाणिज्य और व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या जुगत किए, और इस संघर्ष में जो है अंग्रेज विजयी हुए। उनकी विजय के कारण क्या थे ये भी हमने डिस्कस किया था आपसे, कि किस तरह उनकी दूरदर्शी नीतियों ने और उनके पीछे की जो राजनीतिक शक्ति थी उस वजह से वो सबसे आगे निकले, सफल हुए। ठीक है, उन्होंने यहाँ के व्यापार के माहौल को समझा, मूड को समझा। तो दोस्तों आगे जो टॉपिक हमारा होगा इसमें वो होगा, देखिए प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हम पढ़ चुके हैं, जिसके द्वारा हमने देखा है कि किस तरह वो अपनी जड़ जमा चुके हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों, हम धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि जो भी बंगाल के नवाब थे, बंगाल चूंकि शक्तिशाली प्रांत था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो भी रिलेशन थे बंगाल के नवाबों के साथ उस कंपनी के, वो चीज़ें हम क्रम से देखेंगे और उन पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे, नोट कराएंगे जो पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। सीधे उन्हीं तथ्यों की तरफ चलेंगे। तो अभी तक का घटनाक्रम आपको एक स्टोरी की तरह समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। आइए हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। महत्वपूर्ण चीजों को हम देख लेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों को हम देखेंगे दोस्तों। इसमें देखिए मुगल सम्राट ने जब जो है मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान एक नाम है दोस्तों। मुर्शिद कुली खान कौन था? ये मुगलों द्वारा नियुक्त बंगाल का स्वतंत्र और अंतिम गवर्नर था, अंतिम गवर्नर था दोस्तों। आपको मैंने बताया था कि मुर्शिद कुली खान जो था बहुत ताकतवर था, लेकिन इसके बाद भी जो है वो मुगलों को राजस्व देता था। इसने क्या किया, इसने जो है अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफर कराई? ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कराई या स्थानांतरित की। तो मुर्शिद कुली खान के बारे में ये समझ लीजिए कि ये बंगाल का स्वतंत्र और अंतिम गवर्नर था जो मुगलों द्वारा नियुक्त किया गया था। एक पॉइंट, ठीक है, पॉइंट में हम देखेंगे। बाकी इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया था ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि इजारा व्यवस्था, इजारा व्यवस्था जो है इसने शुरू की। इजारा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त की एक व्यवस्था थी दोस्तों। पंचवर्षीय ठेका था जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को जमीन मिलती थी। ठीक है, तो इजारा व्यवस्था किसने शुरुआत की? और राजधानी आपको पता ही है कि ढाका से मुर्शिदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद जो है स्थानांतरित की, स्थानांतरित। ठीक है, चलिए ये कुछ पॉइंट्स हो गए दोस्तों इसके बारे में। ठीक है, आगे जो हम देखेंगे, इसके बाद एक शासक होता है दोस्तों
अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान क्या होता है? ये भी बहुत ताकतवर शासक होता है और अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। ठीक है, इसमें मुर्शिद कुली खान का भी योगदान था, लेकिन इसके समय तक आते आते इतना शक्तिशाली हो चुका था बंगाल कि उसको भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था और अलीवर्दी खान ने जो है राजस्व देना मुगलों को बंद कर दिया था। चलिए, अलीवर्दी खान ने एक स्टेटमेंट दिया था, कभी कभी परीक्षा में वो पूछता है, वो क्या था? यूरोपीय की तुलना इसने किससे की? जो यूरोपीय थे, यूरोपियों की तुलना अलीवर्दी खान ने किससे की? मधुमक्खियों से। मधुमक्खियों से इसने बोला था दोस्तों कि यूरोपीय जो है क्या है? शहद की मधुमक्खी के समान है। अगर आप इन्हें छेड़ेंगे तो ये काट लेंगे और अगर छेड़ेंगे नहीं तो ये हमें शहद देंगी। ये स्टेटमेंट किसका था? मुर्शिद अलीवर्दी खान का। ठीक है, याद रखिएगा अलीवर्दी खान का। और अलीवर्दी खान के बारे में हमने बताया कि मुगलों को इसने राजस्व देना बंद कर दिया था, इसी के समय में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं जिसमें हमको ये देखना है कि इसी समय हमको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानना है, जो कि बहुत महान सेना नायक था। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों क्या था? ये सेना नायक था और ब्रिटिश राज्य का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश राज्य का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक इस सेंस में था क्योंकि ये जो है सेनापति होने के साथ एक बहुत ही योग्य जननायक भी था। ठीक है, इसके बारे में विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है। विलियम पिट का एक स्टेटमेंट है, वो हम देख लेंगे दोस्तों। कभी कभी परीक्षा में ये स्टेटमेंट सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो विलियम पिट का स्टेटमेंट हम देखेंगे कि विलियम पिट ने क्लाइव के बारे में क्या कहा। इसने ये कहा कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। अब आपको पता ही है कि इसने जो है वास्तविक साम्राज्य की नींव रखी, तो इसकी प्रशंसा हुई। जब ये विदेश अपने ब्रिटेन लौटा तो इसको लॉर्ड की उपाधि भी दी गई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये हो गया क्लाइव के बारे में। अब अलीवर्दी खान के बाद कौन आता है? बंगाल के नवाबों की बात हो रही है दोस्तों। अलीवर्दी खान के बाद सबसे योग्य शासक आता है मीर कासिम। कौन आता है? मीर कासिम। अब हम जो नाम लेंगे वो कौन है? मीर कासिम। अलीवर्दी खान के बाद सबसे योग्य शासक। अलीवर्दी खान के पश्चात सबसे योग्य शासक या नवाब। क्लियर हुआ? सबसे योग्य नवाब कौन था अलीवर्दी खान के पश्चात? मीर कासिम था। ठीक है, अब इसने काम क्या किया? मीर कासिम ने काम क्या किया दोस्तों? मीर कासिम ने अपनी सेना को यूरोपीय सेना की तरह गठित करने का प्रयास किया। मतलब वो विचारों में और कार्यों में आधुनिक था, बदलते समय के साथ चीजों को समझता था। तो इसने क्या किया? अगर ये सवाल पूछे, उसने सेना का गठन, उसने अपनी जो सेना थी, सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पे करने का निश्चय किया। यूरोपीय सेनाओं की पद्धति पर करने पर जोर दिया। अब आपने समझा, उसने सीखा कि यूरोपीय सेनाएं इतनी सक्षम क्यों हैं और क्यों इतनी सफल हैं। तो उसने देखा कि बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो उसने क्या किया? सेना का गठन यूरोपीय सेनाओं की पद्धति पर किया। ये इसका एक महत्वपूर्ण काम था। और इसने दोस्तों क्या किया? इसने जो है मुंगेर में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से फिर वापस मुंगेर स्थानांतरित किया। अभी देखेंगे मुंगेर में इसने क्या किया, जहां पर इसने स्थापित की तोप
और तोड़दार बंदूकें, तोड़दार बंदूकें, क्या, तोप और तोड़दार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था की। कहाँ, मुंगेर में। देखिए दोस्तों, यह शोर शराबे से और राजनीति से दूर थोड़ा सा शांति में इसने अपनी राजधानी स्थापित की। कलकत्ता से दूर जो है, आप जानते हैं मुंगेर कहाँ है, बिहार में है। तो इसने क्या किया, मुंगेर में तोप और तोड़दार बंदूकों के बनाने की व्यवस्था की, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब ये भी है, यहां हम लिख सकते हैं कि मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की दोस्तों, मुंगेर स्थानांतरित की, मुंगेर को स्थानांतरित की। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। तो ये हमने देखा अलीवर्दी खान का योगदान, किसने क्या किया, यूरोपीय सेनाओं की पद्धति को कॉपी किया और उसको अपनी सेनाओं में इंप्लीमेंट करने पे जोर दिया। तोपों को और तोड़दार बंदूकें, जो मतलब फोल्ड करके जिसमें बारूद भरा जाता है, बुलेट्स भरी जाती हैं, फायर किया जाता है, तो इन बंदूकों के बनाने की व्यवस्था मुंगेर में अपनी राजधानी में की। चलिए, ये हो गया दोस्तों अलीवर्दी खान के बाद जो है मीर कासिम का योगदान। आपने देखा कि मीर कासिम अलीवर्दी खान के बाद सबसे योग्य नवाब था, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या घटनाक्रम हुआ। अब बक्सर का युद्ध आप पढ़ ही चुके हैं दोस्तों कि वो कितना निर्णायक था, ठीक है। 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, अंग्रेजों ने दोस्तों तिकड़ी को हराया। किसके नेतृत्व में, सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराया, 3 लोग थे यहाँ पर। तिकड़ी में कौन था, यहाँ पर बंगाल में कौन था, बंगाल में मीर कासिम, अवध में शुजाउद्दौला और दिल्ली में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ, बंगाल में मीर कासिम का मतलब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। बंगाल में नवाब उस समय मीर कासिम नहीं था। मीर कासिम को अपदस्थ करके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब जो है प्लासी की लड़ाई हुई, आपने पढ़ा है प्लासी की लड़ाई को अच्छे से। प्लासी की लड़ाई में क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गया अपने सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के वजह से। मीर जाफर को इसके बाद क्या किया, अंग्रेजों ने नवाब बना दिया। कुछ दिन मीर जाफर कठपुतली की तरह काम करता रहा, लेकिन जब अंग्रेजों का जो है प्रभाव बढ़ने लगा, या मीर जाफर जो है अपने आप को एक तरह से अनकंफर्टेबल फील करने लगा, उसको असहज महसूस होने लगा, उसने भी विद्रोह किया, तो उसको जो है हटा के फिर किसको बनाया अंग्रेजों ने, उसी के दामाद मीर कासिम को बना दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, 1763 की बात है, फिर उस अंग्रेजों ने क्या किया कि फिर से जो है मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। जिस समय ये युद्ध हुआ दोस्तों, उस समय बंगाल का नवाब कौन था, याद रखिएगा, कौन था, मीर जाफर था। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, दिल्ली के जो है जो मुगल सम्राट थे वो शाह आलम द्वितीय थे, और बंगाल के नवाब कौन थे, मीर कासिम। मीर कासिम उस समय अपदस्थ था, और बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था। ये इन तीनों की तिकड़ी अंग्रेजों से युद्ध करती है बक्सर के युद्ध में, और सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में क्या होता है, अंग्रेजों ने बुरी तरह से इनको परास्त कर दिया। ठीक है, यह है बक्सर का युद्ध, ये आपको याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बंगाल का गवर्नर उस समय कौन था, अगर ये पूछा जाए कि चलिए बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय, तो बंगाल के वेंसिटार्ट क्या था, वेंसिटार्ट
टाट उस समय क्या था, बंगाल का गवर्नर था, और बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था। तो चलिए ये चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। बहुत अच्छे से प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, और जितना मैंने आपको बता दिया कहीं से कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा ना गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इलाहाबाद की दूसरी जब संधि हुई, इलाहाबाद की दूसरी संधि, जब इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है दोस्तों, जो कि होती 1765 में, 1765 में होती है, तो इसमें क्या हुआ, शाह आलम द्वितीय को क्या किया गया, अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया। चूंकि पराजित हो ही चुके थे, तिगड़ी पराजित हो चुकी थी, तो शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया। ठीक है, संरक्षण में ले लिया गया, क्लियर हुआ। और इसके बाद क्या किया, यहां इनको क्या कहां रखा गया, और उसे इलाहाबाद में रखा गया, और उसे कहां रखा गया दोस्तों, इलाहाबाद में रखा गया। क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, ये हो गए आपके जो है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अब इन्हीं के समय में, शाह आलम द्वितीय के ही समय की बात है, याद रखिएगा, ये सन 1803 में शाह आलम के ही शासनकाल में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया, अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया। क्लियर हुआ, अंग्रेजों ने दिल्ली पर इन्हीं के समय में क्या किया, अधिकार कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, शाह आलम की क्या स्थिति हुई, शाह आलम और इनके दो पुत्र थे दोस्तों, क्या नाम था इनके दो पुत्रों का, अकबर द्वितीय और दूसरे थे बहादुर शाह द्वितीय। तो शाह आलम और इनके दो पुत्र, ये लोग क्या रह गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के मात्र पेंशन भोगी बनकर रह गए। कंपनी ने इनको पेंशन देके जो है छोड़ दिया कि आप पेंशन लेते रहिए, चुपचाप पड़े रहिए। क्लियर हुआ। तो ये इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। जो सब महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों, वो सारी बातें हमने आपसे डिस्कस कर ली। इसको आप जरूर नोट करिएगा, सवाल इससे ज्यादा यहाँ से नहीं पूछेगा। यही जो है सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसमें आगे बढ़ा जाए, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों, और दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है दोस्तों उस समय के जो क्षेत्रीय राज्य थे उनकी स्थिति क्या थी, अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में, ईस्ट इंडिया कंपनी के परिप्रेक्ष्य में उनकी स्थिति क्या थी। देखिए अब हम देखेंगे दोस्तों अगला टॉपिक, क्षेत्रीय राज्य। क्षेत्रीय राज्य में हम क्या देखेंगे, पंजाब एवं मैसूर, पंजाब एवं मैसूर, पंजाब एवं मैसूर क्षेत्रीय राज्यों में हमको देखना है। चलिए ठीक है, अब पंजाब में हम देखेंगे उस समय सिखों और अंग्रेजों का जो क्रम चला है, जो उनके बीच आपस में तनातनी है, उसको हम क्रमवार देखेंगे। तो हम देखेंगे इसमें एक सब टॉपिक के रूप में सिख और अंग्रेज, सिख और अंग्रेज, ये हमको देखना है। दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक कौन थे, इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। सिख संप्रदाय के संस्थापक, सिख समुदाय के या सिख संप्रदाय के ये क्या थे, संस्थापक थे, और सिखों के ये प्रथम गुरु भी थे। ठीक है, सिखों के प्रथम गुरु थे।
ये दोस्तों किसके समकालीन थे, मतलब किस समय की बात है? अगर ये कभी प्रश्न आए तो आप समझिएगा बाबर और हुमायूं, जो पहला मुगल शासक था बाबर और उसका पुत्र हुमायूं, उसके समय के थे ये। बाबर और हुमायूं के समकालीन, ठीक है, मतलब बाबर और हुमायूं के समकालीन थे ये। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं 1496 की बात है। 1496 की ये बात है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा को क्या हुआ? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को इनको क्या हुआ? आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। जैसे अनेक धर्मों में आपने देखा है कि किस तरह जो है बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, आपने देखा गौतम बुद्ध के बारे में, उनको किस तरह बोधि प्राप्त हुई, ठीक है। आपने जैन धर्म के महावीर स्वामी को देखा कि उन्हें किस तरह कैवल्य प्राप्त हुआ। इसी तरह इनके साथ भी हुआ कि इनको जो है एक आध्यात्मिक पुनर्जीवन की अनुभूति हुई, अर्थात इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा की बात है और 1496 की बात है। क्लियर हुआ? अब दोस्तों आपने सुना होगा गुरु का लंगर, गुरु का लंगर, ये व्यवस्था किसने दी दोस्तों? गुरु के लंगर की व्यवस्था किसने दी? ये इन्होंने ही दी, गुरु नानक ने। ये था क्या दोस्तों? ये क्या था? निःशुल्क सहभागी भोजनालय था। यहाँ पर आज भी आप जाएंगे तो निःशुल्क आपको भोजन मिलेगा। निःशुल्क सहभागी भोजनालय, मतलब यहाँ क्या होता है? सहभागिता के आधार पे, कोऑपरेशन के आधार पे लोग जो है लंगर चलाते हैं जिसमें निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है और ये सालों साल चलता रहता है। इस बारे में सिख जो है विश्वविख्यात हैं, उनकी इस बारे में बहुत अच्छी छवि है लंगर को लेकर, ठीक है। चलिए गुरु का लंगर की व्यवस्था किसने दी? इन्होंने दी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें और क्या जरूरी है आपके लिए जानना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो है संगत और पंगत, एक वर्ड है दोस्तों संगत और एक वर्ड है पंगत। तो संगत और पंगत ये है क्या? संगत का मतलब जैसे साथ होता है, या जो है एक तरह से जो है संगत का मतलब क्या होता है? कंपनी जो साथ में रहती है दोस्तों की या अपने जैसे लोगों की, जो एक विचार के, एक मत के या एक धर्म के लोग रहते हैं। तो संगत का मतलब हो गया एक तरह से ग्रुप, ठीक है। तो ये संगत का मतलब क्या हो गया दोस्तों? एक धर्मशाला जैसी जगह समझ लीजिए, जहाँ एक मत के लोग या एक विचार के लोग, कहना ज्यादा प्रासंगिक है, कि जहाँ उनके विचार एक दूसरे से मिलते वो लोग इकट्ठा होते थे। तो संगत और पंगत का मतलब वही था कि पांत में बैठ के या पंगत में बैठ के जीवना या खाना। तो पंगत का मतलब क्या हो गया दोस्तों? लंगर हो गया, लंगर। तो ये दोनों चीजें किसने स्थापित की? गुरु नानक ने, गुरु नानक ने। ये इनकी देन है कि संगत और पंगत की इन्होंने व्यवस्था की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। दूसरे गुरु के बारे में देखते हैं, अंगद। इनके जो बहुत प्रिय शिष्य थे उनका नाम क्या था? अंगद था। ये दूसरे गुरु थे, दूसरे गुरु, ठीक है। दूसरे गुरु का नाम क्या था दोस्तों? अंगद था। और इनका जो प्रारंभिक नाम था, प्रारंभिक नाम था वो क्या था? लहना था, ठीक है। प्रारंभिक नाम इनका क्या था दोस्तों? लहना था। चलिए इनके बारे में इतना ही जानना आवश्यक है, तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरे गुरु कौन थे दोस्तों? तीसरे गुरु जो है अमरदास थे। तीसरे गुरु का नाम क्या था? अमरदास था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिंदुओं से पृथक बहुत सारे काम किए, मतलब हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज थे उनसे अलग हटके इन्होंने एक नई व्यवस्था की, परिपाटी रखी। बहुत सारे काम ऐसे किए जो हिंदू धर्म से मेल नहीं खाते थे। किसने? अमरदास ने, ठीक है। इन्होंने दोस्तों एक लवन, एक शब्द है लवन, इन्होंने जो है
एक लवन विवाह पद्धति जो है प्रचलित की। लवन विवाह पद्धति ये क्या थी? हिंदुओं से अलग थी, हिंदुओं से अलग थी। क्लियर हुआ? हिंदुओं से अलग जो है एक लवन विवाह पद्धति प्रचलित की। ठीक है, चलिए तीसरे गुरु हो गए दोस्तों। अब जो है जो चौथे गुरु हैं, चौथे गुरु कौन है दोस्तों? चौथे गुरु हैं रामदास। इनका नाम आपने सुना होगा, समर्थ गुरु रामदास। तो रामदास, अब रामदास कौन थे दोस्तों? ये चौथे गुरु थे। ठीक है, चौथे गुरु थे। इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने अमृतसर जो है जलाशय खुदवाया। अमृतसर जलाशय खुदवाया और क्या किया? अमृतसर नगर की स्थापना की। अमृतसर नगर की क्या की? स्थापना की। क्लियर हुआ? तो चलिए इनकी अब देखिए, इनके जो पुत्र थे दोस्तों उनका नाम क्या था? अर्जुन। क्या नाम था? अर्जुन। इनको क्या किया गया? इनको इन्होंने गुरु का पद सौंप दिया। समर्थ गुरु रामदास के पुत्र का नाम क्या था? अर्जुन था। ठीक है, गुरु अर्जुन। अब इन्होंने क्या किया? गुरु अर्जुन को इन्होंने गुरु पद सौंप दिया। इस तरह क्या हुआ दोस्तों? चूंकि इनके पुत्र थे तो इस तरह जो है ये पद क्या हो गया? पैतृक हो गया। अब तक पैतृक नहीं था, लेकिन रामदास ने इनको क्या, इस पद को क्या किया? पैतृक बना दिया, कि मतलब इनके बेटे ही जो है इसके गुरु बनेंगे। यहां से पैतृक जो है हो गया ये सिस्टम। चलिए अर्जुन जी ने काम क्या किया? क्या काम किया? पहली चीज तो ये पांचवें गुरु थे, पांचवें गुरु थे, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। दोस्तों दोनों एक ही बातें हैं, चाहे आप आदि ग्रंथ कहिए चाहे गुरु ग्रंथ साहिब कहिए, इन्होंने ही रचना की। किसने? गुरु अर्जुन ने। आदि ग्रंथ में है क्या दोस्तों? इसमें गुरु नानक की, जो प्रथम गुरु थे, गुरु नानक की कविताएं और प्रेरणा है। क्या है? कविताएं और प्रेरणा, मतलब बहुत सारी प्रेरणाप्रद बातें हैं और कविताएं हैं, ज्ञान की बातें हैं। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखिएगा, इसमें कबीरदास जी, कबीरदास, रैदास, नामदेव, ठीक है, नामदेव, इनकी भी रचनाओं को शामिल किया गया। मतलब आदि ग्रंथ में केवल गुरु नानक की ही कविताएं नहीं हैं, इसमें नामदेव, कबीरदास, रैदास, इन संतों के भी महत्वपूर्ण विचार या वाणियां शामिल की गई हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया अर्जुन देव जी का योगदान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि क्या और चीजें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना। चलिए अब देखेंगे दोस्तों कि इनको क्या किया गया। जहांगीर ने इनको क्या किया दोस्तों? जहांगीर का पुत्र था दोस्तों खुसरो। तो खुसरो ने क्या किया था? विद्रोह किया था राज सत्ता के खिलाफ, और खुसरो की मदद करने की वजह से अर्जुन देव को जो है क्या किया? मरवा दिया। जहांगीर ने खुसरो की मदद करने के लिए गुरु अर्जुन को क्या किया? मरवा दिया। गुरु अर्जुन को मरवा दिया। ठीक है, चलिए इस तरह जो है इनकी मौत हो गई। अब अगला नाम आता है दोस्तों हरगोविंद, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द नहीं है। हरगोविंद एक गुरु थे। ये कौन थे? ये थे छठवें गुरु। छठे गुरु, ये दोस्तों छठे गुरु थे। और इन्होंने क्या किया? इनका जो महत्वपूर्ण काम था
छठे गुरु हरगोविंद का, इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। सैन्य संगठन का रूप दिया। क्लियर हुआ? चलिए, इन्होंने सिखों को संगठित करके सैन्य संगठन का रूप दिया और इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण कराया। अकाल तख्त को क्या कहते हैं दोस्तों? ईश्वर का सिंहासन। ईश्वर का सिंहासन। तो अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? हरगोविंद ने कराया, जो सिखों के छठे गुरु थे। क्लियर हुआ? सिखों के कौन से गुरु थे? छठे गुरु थे। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। अब होते हैं तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को देखते हैं। ये 9वें गुरु हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं है, हमने उनको डिस्कस नहीं किया है। तो गुरु तेग बहादुर का कुछ काम है, इनको हम लोग देख लेते हैं। ये 9वें गुरु हैं। ये 9वें गुरु थे और इनको दीवार में चुनवा दिया गया था। इनको जो है मरवा दिया गया था। इनको क्या किया था? मरवाया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने की वजह से इन्हें मरवा दिया। ठीक है, इस्लाम धर्म स्वीकार न करने की वजह से इन्हें मरवा दिया। तो इस तरह इनकी जो है हत्या करवा दी। अब दोस्तों देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण गुरु हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये कौन थे दोस्तों? ये 10वें गुरु थे और अंतिम। ध्यान रखिएगा, 10वें और अंतिम गुरु। अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम और 10वें कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने दोस्तों अपने आप को क्या कहा? सच्चा पादशाह। सच्चा पादशाह मतलब सच्चा सेवक। ठीक है, इन्होंने अपने आप को सच्चा पादशाह घोषित किया और इन्होंने ही सिखों के लिए पंच ककार, इन्होंने क्या किया? पंच ककार अनिवार्य किया। पंच ककार अनिवार्य किया। इन्होंने सिखों के लिए पंच ककार को अनिवार्य किया। पंच ककार था क्या? पहला तो केश, दूसरा कंघा, तीसरा कक्षा। ठीक है, 1 2 3 कक्षा, कृपाण। ठीक है, केश, कंघा, कक्षा, कृपाण। तो ये इन्होंने एक कड़ा, एक और था कड़ा। ठीक है, कड़ा। ये सिखों के लिए आवश्यक है इनका धारण करना। पंचककार, केश, कंघा, कक्षा, कृपाण मतलब तलवार, छोटा सा तलवार रहे कोई भी, और कड़ा। ठीक है, ये सिखों के लिए आवश्यक ग्रहण करने के लिए इन्होंने नियम बताया कि पंचककार इन्हें ग्रहण करना अनिवार्य है। ठीक है, एक बात और इन्होंने ही कहा कि सिखों को अपने नाम के अंत में, सिखों को अपने नाम के अंत में, अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। सिखों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा ताकि वो महसूस करें कि सिंह के समान गौरवशाली और बलशाली। ठीक है, चलिए ये इन्होंने ही बताया। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने फारसी भाषा में एक पुस्तक लिखी थी, जफरनामा। ये सवाल पूछा जा सकता है कि जफरनामा किसने लिखी? जफरनामा, तो जफरनामा किसने लिखी? गुरु गोविंद सिंह ने लिखी। किस भाषा में? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी? जफरनामा। ठीक है, चलिए इनके 2 पुत्र थे दोस्तों।
दोनों पुत्रों को क्या किया गया, दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। सोचिए कितना जो है इनके साथ अत्याचार किया गया। ठीक है, इन्होंने दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किस दिन की, वैसाख के दिन, वैसाखी के दिन। ठीक है, वैसाखी के दिन जो है इन्होंने क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, खालसा पंथ की क्या की दोस्तों, स्थापना की। ठीक है, तो चलिए हमने देख लिया इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, आपने देखा गुरु ग्रंथ साहिब जो इनका जो है प्रमुख ग्रंथ था, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब किसका प्रमुख ग्रंथ था, सिखों का, तो जो कि आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, गुरु अर्जुन ने लिखा था। तो गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने आधुनिक रूप दिया और ये कहा कि अब हमारे बाद जो है गुरु नहीं होंगे, गुरु का काम क्या होगा, गुरु ग्रंथ साहिब ही पूरा करेंगे। ठीक है, ये पुस्तक ही गुरु की तरह क्या करेगी, मार्गदर्शन करेगी। ठीक है, तो ये काम किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, एक पाहुल प्रणाली, पाहुल प्रणाली। ठीक है, पाहुल प्रणाली का मतलब होता है दोस्तों अमृत जल, मतलब एक विधि से, पाहुल प्रणाली का मतलब होता है एक विधि से जल तैयार किया जाता था जिससे बहुत पवित्र जल कहा जाता है। ठीक है, इसको पीने के बाद कोई भी सिख जो है खालसा फौज का एक अंग बन जाता था। ठीक है, तो ये पाहुल प्रणाली थी, पाहुल प्रणाली इन्होंने शुरू की। ठीक है, तो चलिए इनका योगदान हमने देखा, इनके बारे में जो भी मैक्सिमम जो है पॉइंट्स हैं वो हमने आपसे शेयर कर दिए, इससे ज़्यादा कहीं से नहीं पूछेगा। अगर इतनी चीज़ आप ध्यान देते हैं दोस्तों तो बिल्कुल जो है कहीं बाहर से सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमने देखा जो है कि सिखों के साथ अंग्रेजों का किस तरह जो है संबंध रहा, चला, और अभी आगे हम देखेंगे कि और भी लोग बचे हुए हैं और किस तरह उनके बीच युद्ध हुआ और किस तरह संधि हुई। इसके साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम मैसूर के साथ भी देखेंगे कि मैसूर जो क्षेत्रीय राज्य था वहाँ के हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों का किस तरह युद्ध हुआ और संधि हुई और क्या क्या घटनाक्रम घटित हुए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इसको देखें, नोट्स बनाएं और पढ़ाई में इसकी मदद लें दोस्तों। ठीक, आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।